तो नेक्स्ट है बजट। अनुच्छेद 212 में बजट का उल्लेख है। संविधान में बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट का तात्पर्य है आगामी वर्ष में सरकार की आय व व्यय का ब्यौरा, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। 1921 में गठित एकवर्ष समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट व आम बजट अलग किया गया, जो 2016 तक रहा, लेकिन फरवरी 2017 को लोकसभा में संयुक्त बजट पेश किया गया, यानी रेलवे और जो आम बजट है दोनों को साथ कर दिया गया। नहीं तो एकवर्ष समिति की रिपोर्ट पर 1921 में रेलवे बजट और जो रेल बजट है वो आम बजट है अलग अलग पेश होता था। 1921 में जिस रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था, वह 2017 में मोदी सरकार ने उसे उसमें मिला दिया। अब भारत में 2 बजट, रेल बजट व आम बजट नहीं बल्कि एक ही बजट यानी आम बजट पेश होता है। बजट के संबंध में संवैधानिक उपबंध क्या क्या है? राष्ट्रपति इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2 सदनों में पेश करवाएगा, दोनों सदनों में पेश करवाएगा। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर नहीं की जाएगी। बिना संसद की अनुमति के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त तो कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। अनुदान की मांग लोकसभा में ही पेश की जाती है। इस पर मतदान भी लोकसभा ही करती है। राज्यसभा की मांगों पर मतदान का अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा को अनुदान की मांगों पर वोट का अधिकार नहीं है। बजट में 2 प्रकार के व्यय होते हैं। पहला, भारत की संचित निधि वाले व्यय। इस पर सदन में चर्चा और मतदान दोनों हो सकता है। इन्हें कम किया जा सकता है। संचित निधि पर भारित व्यय, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर सदन में चर्चा हो सकती है, मतदान व आलोचना नहीं हो सकता है। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर इन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या आता है? संचित निधि पर भारित व्यय में राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि जो हाई कोर्ट है उसके न्यायालयों के उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन उनकी पेंशन केंद्र की या संघ की संचित निधि पर भारित होती हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बजट पारित होने के चरण। तो बजट संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण। तो बजट वित्त मंत्री द्वारा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा में। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री बजट भाषण देता है। पहले आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था 2017 से, या 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आज तक वित्त मंत्री के रूप में सर्वाधिक बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं, 10 बार। पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। आम बहस तो 3-4 दिन चलती है, फिर बजट विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है तथा संसद 3-4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाती है। विभागीय समितियों द्वारा जांच, ये 34 चरण है। तो स्थायी विभागीय समितियों वाली यह व्यवस्था 1993 में की गई थी तथा 2004 से इसे विस्तृत किया गया। विभागीय समितियां अनुदान मांग आदि की विस्तृत पड़ताल करती हैं। फिर अनुदान मांगों पर मतदान। तो इस चरण में, ये चौथा चरण है, इस चरण में विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों पर बहस व मतदान होता है। मतदान की शक्ति राज्यसभा को नहीं होती है। लोकसभा में संचित निधि के भारित व्यय पर मतदान नहीं हो सकता, केवल चर्चा हो सकती है। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान मांगों में कटौती के लिए प्रस्ताव रखे जाते हैं, जिन्हें कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलिसी कट, जिसे कहा जाता है पॉलिसी कट। सरकार की नीतियों के प्रति असहमति प्रकट करने हेतु यह लाया जाता है। अनुदान मांग की राशि 1 रुपया करने की मांग इसमें रखी जाती है कि जो अनुदान है, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ है तो उसको 1 रुपया कर दो। ये पॉलिसी कट है। सरकार की किसी पॉलिसी से अगर संसद के सदस्य गुस्सा है तो ये मोशन लाया जाता है। मितव्ययिता या इकोनॉमिक कट या आर्थिक कटौती, इकोनॉमिक कट। अनुदान मांग में से एक निश्चित राशि कम करने की मांग, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ है तो उसमें से एक निश्चित राशि, मान लो 25 करोड़ रुपए कम करने की इसमें मांग की जाती है। इसका उद्देश्य नीति का विरोध नहीं बल्कि मांगों में वास्तविक कटौती करना। फिर
संकेतिक कटौती यानी टोकन कट, तो अनुदान मांग में 100 रुपए की कटौती का प्रस्ताव इसमें रखा जाता है। समयाभाव या एक निश्चित समय तक बहस पूर्ण न होने पर जब बिना बहस के अनुदान मांगों को पास कर दिया जाता है तो इसे गिलोटिन कहा जाता है। भारत में एक बार भी कटौती प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कटौती प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि सरकार लोकसभा में बहुमत खो चुकी है। विनियोग विधेयक ये यानी अप्रोप्रिएशन बिल ये 114 में दिया गया है, आर्टिकल 114 में दिया गया है। अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है पहले इसको पेश करने से पहले। वित्त विधेयक का पारित होना, तो ये 6वां स्टेज है। यह बजट पारित होने का अंतिम चरण है, जहां विनियोग विधेयक खर्च से संबंधित होता है, वहीं वित्त विधेयक में कर लगाने घटाने के आदि प्रस्ताव होते हैं। अनुदान यानी ग्रांट्स, तो अनुदान क्या है, ग्रांट्स क्या है? तो बजट में किसी वर्ष के आय व्यय का समान अनुमान होता है। वर्ष भर में अन्य असाधारण मांगें भी उठती हैं, अतः संसद अन्य अनुदान भी देती है। 3 तरह के अनुदान ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान, यह अनुच्छेद 116 में वर्णित है। सरकार विनियोग विधेयक के पारित होने पर ही संचित निधि से धन निकाल सकती है। अनुदान मांगों पर बहस व विनियोग विधेयक पारित होते होते अप्रैल मई आ जाता है, जबकि सरकार को 1 अप्रैल से ही खर्चे करने के लिए राशि की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करें? अतः अनुच्छेद 116 में लेखानुदान की व्यवस्था की गई है। इसके तहत लोकसभा अग्रिम स्वीकृति जारी करती है। यह कुल बजट अनुमान का 1/6 भाग के बराबर या 2 महीने के लिए इसमें व्यवस्था कर दी जाती है कि आप 2 महीने तक काम कर लो, जब तक ये बहस पूरी नहीं हो जाती है और बजट पास नहीं हो जाता है, या बजट का 1/6 हिस्सा आप इससे ले सकते हैं। कुल मिला के बात ये है। फिर वोट ऑन क्रेडिट प्रत्यानुदान, ये लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक, लोकसभा द्वारा एग्जीक्यूटिव को दिया गया ब्लैंक चेक है। जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यंत तुरंत आवश्यकता पड़ती है तो इस प्रकार की अनुदान की मांग रखी जाती है, अर्थात विस्तृत आकलन व बहस के लिए एक मुफ्त राशि इसमें दी जाती है, और ब्लैंक चेक होता है, इसमें एक मुफ्त राशि दी जाती है और उसमें बहस नहीं की जाती है। कुल मिला के बात ये। अनुपूरक मांग एंड सप्लीमेंट्री डिमांड, सप्लीमेंट्री ग्रांट, तो बजट में स्वीकृत धनराशि किसी मद में कम पड़ जाती है तो सरकार लोकसभा में अनुपूरक मांग मांगती है। फिर कुछ निधियां हैं, फंड्स बनाए गए हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मेंशन आर्टिकल 266(1) में है। फिर भारत की लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, इसका मेंशन अनुच्छेद 266(2) में है। भारत की आकस्मिक निधि, इसका यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है। तो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें सरकार के समस्त राजस्व, लिए गए समस्त ऋणों और दिए गए ऋणों की वापसी जमा की जाती है। इसमें 2 प्रकार के व्यय होते हैं, साधारण व्यय व भारित व्यय। भारित व्यय पर संसद में चर्चा हो सकती है, लेकिन आलोचना व मत नहीं दिया जा सकता है, या लोकसभा के नियंत्रण में होती है। इसमें से व्यय करने हेतु संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक, यानी अप्रोप्रिएशन बिल आपको लाना ही पड़ेगा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है तो। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 357(1) के अंतर्गत जब लोकसभा सत्र में नहीं हो तब राज्य की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होती है। फिर पब्लिक अकाउंट, तो यह बैंकिंग आदान प्रदान की तरह होता है। संचित निधि को छोड़ अन्य सार्वजनिक धन इस फंड में रखे जाते हैं। इसमें भविष्य निधि जमा, बजट विभागीय जमा आदि होती है। इस पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है 264(2) के तहत। फिर आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 के तहत, यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। राष्ट्रपति आकस्मिक अप्रत्याशित व्यय के लिए बिना पूर्व संसदीय स्वीकृति के खर्च को अनुमति दे सकता है। अब संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 367 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। अनुच्छेद 367 के तहत संसद के संशोधन की शक्तियां सीमित हैं, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में, जो कि 1973 में हुआ था, से संसद संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को आप छू नहीं सकते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। राज्य विधानमंडल में नहीं, बस एक अपवाद है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है पेश नहीं किया जा सकता है, उनको कोई अधिकार नहीं। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण व उत्साधन किया जाता है। फिर संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है, यानी कि इसे प्राइवेट मेंबर बिल या पब्लिक यानी कोई मिनिस्टर भी पेश कर सकता है या प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है। पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मनी बिल में होती है और फाइनेंस बिल में होती है, फाइनेंस बिल टाइप 1 में। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, सदन की कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों की असहमति पर विधेयक समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस विधेयक पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं होती है। संघीय व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को, अगर कोई ऐसा विधेयक है जहां पर संघीय व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, फेडरल सिस्टम में चेंज किया जा रहा है, जैसा कि जीएसटी के साथ किया जा रहा था, को आधे राज्यों के विधानमंडलों से समान बहुमत से पारित कराना आवश्यक है। राज्यों के लिए पारित करने की कोई समय सीमा नहीं। जब संविधान संशोधन विधेयक राज्य के पास जाएगा तो राष्ट्रपति ना तो मना कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कोई चारा ही नहीं होता है, वो केवल और केवल अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर ऐसी बाध्यता 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा थोपी गई है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 जब संसद द्वारा पारित किया गया, तब संसद एक अंतरिम एक सदनी थी, यानी केवल एक सदन था और ये अंतरिम संसद थी, जो कि 1952 के चुनाव के पहले संविधान सभा को ही कंटिन्यू कर दिया गया था संसद काम करने के लिए। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान का संशोधन करने वाले विधेयकों पर मंजूरी देना अनिवार्य है। ऐसे विधेयक के पारित होने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए या संभव नहीं है, ये 108 में दिया हुआ है। माने 108 के तहत आप बैठक नहीं बुला सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। परंतु संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान के आधारभूत ढांचे पर निर्भर करती है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट पर निर्भर करती है। अतः दोनों की शक्ति सीमित है। एम नागराज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संवैधानिक संशोधनों की वैधता की परख करने वाला सिद्धांत मात्र है। उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी संशोधन को निरस्त कर सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे से असंगत हो। संविधान संशोधन के 3 प्रकार हैं। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, तो इसका उल्लेख उन अनुच्छेदों के तहत है जिनको साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, अर्थात ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखा था जब आर्टिकल 1, 2, 3 में जब हम परिवर्तन कर रहे थे तो वो समान बहुमत से हम कर सकते हैं, है ना। फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, फिर संसद का विशेष बहुमत व आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुशंसा पर संशोधन, जैसे जीएसटी जैसे मुद्दे या कि जो संघीय स्ट्रक्चर को यानी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले मुद्दे होते हैं, उन पर हमें विशेष बहुमत तो चाहिए ही होता है, 2/3 तो चाहिए ही होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके अलावा विधानमंडलों की अनुशंसा भी चाहिए होती है आधे से अधिक। 2 या 3 वाले संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 263 के तहत आते हैं, माने कि 2 और 3 ये वाले भाग 20 के अनुच्छेद 364 के अंतर्गत आते हैं, ये वाला 368 के अंतर्गत नहीं आता है। यानी साधारण बहुमत वाले जो संशोधन है वो अनुच्छेद 367 के तहत नहीं आते हैं। संसद के साधारण बहुमत से संशोधित होने वाले उपबंध, तो अनुच्छेद 2, 3 के तहत नए राज्यों का प्रवेश, गठन करना, क्षेत्र सीमा व नाम परिवर्तन आदि आता है। फिर अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति, भाग 2 में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, अनुसूची 2, 3, 5 और 6 में परिवर्तन और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ये सब साधारण बहुमत के साथ किए जा सकते हैं और ये आर्टिकल 368 भाग 20 के तहत नहीं आते। फिर संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन किया जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल मूलभूत अधिकार में आपको फंडामेंटल राइट में चेंज करना है तो आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। DPSP में चेंज करना है तो विशेष बहुमत चाहिए होगा। साधारण बहुमत व विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की संतुष्टि वाले उपबंधों को छोड़कर शेष विधियां इसमें आ जाती हैं। संविधान के अधिकांश उपबंध इसी प्रणाली से बदले जाते हैं। अब संसद का विशेष बहुमत या आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन एंड रेटिफाइड होने के लिए इसके तहत अधिकांश संघीय व्यवस्था से संबंधित उपबंध आते हैं। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल या निर्वाचन प्रक्रिया के साथ आपको छेड़छाड़ करनी है, यानी अनुच्छेद 54 या 55 के साथ छेड़छाड़ करनी है, तब आपको ये
इस प्रकार का काइंड ऑफ बहुमत लाना पड़ेगा आपको, या इस प्रकार से बिल को पारित करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में आप कोई छेड़छाड़ करना चाहते हैं, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई सूची हो जिसमें आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी व कार्यकारी शक्तियों का विभाजन से संबंधित कोई ऐसा मुद्दा हो, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279 का में आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी यही प्रक्रिया होगी। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसकी प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 या अर्थात अनुच्छेद 368 स्वयं है। तो ये संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया, या अर्थात अनुच्छेद 368 स्वयं, माने अगर 368 में स्वयं में आपको परिवर्तन करना है, 368 आर्टिकल में ही स्वयं परिवर्तन करना है, या को आपको संसद की संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति या उसकी प्रक्रिया, या कि स्वयं 368 अनुच्छेद पर ही परिवर्तन करना है, तब भी ये इसी प्रकार से इसको पारित करना पड़ेगा, यानी कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। केसी बिहार भारतीय संविधान लचीलेपन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन का आधार है, बेहतर संतुलन पर आधारित। संविधान संशोधन संबंधित विधेयक, यदि दोनों सदनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर असहमति हो जाए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। व्यवहार में अब तक 3 बार दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति पैदा हुई। 1970 में राजाओं के प्रिवीज हैं, उनको जो विशेषाधिकार थे समाप्ति संबंधी जो संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया था, राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। बाद में 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के द्वारा प्रिवी पक्ष को समाप्त कर दिया गया था। फिर 1978 में 45वें संविधान संशोधन को लोकसभा में पारित कर दिया गया, किंतु राज्यसभा में 5 संशोधन किए, जिसके बाद इसे लोकसभा ने स्वीकार किया। फिर 1989 में 64वें व 65वें संविधान संशोधन विधेयकों को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां कुछ होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। संसदीय समितियों के माध्यम से ही संसद अपना अधिकांश कार्य करती है। संसद कानून निर्माण संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए इन्हीं समितियों का प्रयोग करती है। ये एक प्रकार की लघु संसद हुआ करती हैं। भारत में इसका आरंभ 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ। संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो तदर्थ या अस्थायी समितियां, इसमें प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समितियां शामिल हैं, या जांच समितियां जो होती हैं ये अस्थायी नेचर की होती हैं। स्थायी नेचर की समितियां, इसमें वित्त समितियां आती हैं, इसमें 3 हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, और इसमें 24 विभागीय स्थायी समितियां इसमें शामिल हैं। तदर्थ समिति यानी एडहॉक समितियां, ये अस्थायी समितियां होती हैं जो 2 प्रकार की होती हैं, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति यानी सेलेक्ट या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। तो ये किसी विधेयक विशेष पर विचार करने के लिए गठित की जाती हैं, विधेयक पर रिपोर्ट देने के बाद भंग हो जाती हैं। प्रवर समिति में अधिकतम 30, संयुक्त प्रवर समिति में इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा से 30 व राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 महीने या सदन द्वारा निर्धारित समय में देना होता है। जांच समितियां, तो दोनों सदनों की अलग अलग या संयुक्त जांच समिति भी हो सकती है। एक सदन की जांच समिति में 30, संयुक्त जांच समिति में 45, यानी लोकसभा से 30, राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। जांच समिति रिपोर्ट देते ही भंग हो जाती है। अब तक गठित कुछ संयुक्त जांच समितियां, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC, तो बी शंकरानंद समिति 1987 में गठित की गई थी बोफोर्स घोटाले पर, और राम निवास मिर्धा समिति 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाले पे इसको बनाया गया था। फिर त्रिपाठी समिति, इसके अध्यक्ष प्रकाश मणि त्रिपाठी थे, 2007 में बनी केतन पारिक शेयर घोटाले पर। शरद पवार समिति 2003 में बनी शीतल पेयों में कीटनाशक मामले पर। PC चाको समिति 2011 में बनी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर। अब स्टैंडिंग कमेटियां यानी स्थायी समितियां, इन समितियों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। इनकी सिफारिशें परामर्श प्रकार की होती हैं। वित्तीय समितियां ये 3 होती हैं। पहली लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, सर्वप्रथम इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, 1919 के अधिनियम के तहत। इसमें 22 सदस्य होते हैं, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इसमें जो 15 सदस्य हैं लोकसभा से आते हैं, 7 राज्यसभा से आते हैं। 1969 से परंपरा है कि इसका अध्यक्ष किसी विपक्ष दल का नेता होगा। ऐसे प्रथम अध्यक्ष 1969 में मीनू मसाई थे।
मीनू मसानी थे। फिर सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यपालिका द्वारा खर्च धन की वैधानिकता, अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपव्यय व अकुशलता आदि की जांच करती है। ये सार्वजनिक धन का रखरखाव वाला कुत्ता या सीएजी की अभिन्न मित्र कही जाती है इसे। आलोचना यह सब परीक्षण करती है, यानी पोस्टमार्टम करती है। जब धन खर्च हो जाता है, धन खर्च होने के बाद समीक्षा ये करती है, तो कोई मतलब रह नहीं जाता है, मतलब डैमेज तो हो ही चुका है। समिति के लोकसभा सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य नाम निर्देशित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। एस्टिमेट कमेटी, इसे प्राक्कलन या अनुमान समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। इसकी सदस्य संख्या 30 होती है और सभी लोकसभा से होते हैं। इसमें भी कोई मंत्री सदस्य नहीं होता है और चुनाव इसका भी वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। कार्य क्या है इसका? सार्वजनिक यानी सरकारी खर्च में मितव्ययिता लाने के सुझाव ये दिया करती। फिर लोक उपक्रम समिति, तो पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी कहलाती है। इसकी स्थापना 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। इसमें सदस्य संख्या 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें भी 22 होते हैं, 15 + 7, और इसमें भी 22 होते हैं, 15 + 7। लेकिन जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसमें 30 होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। विभागीय समितियां 24 होती हैं। तो 1993 में विभागीय स्थायी समिति प्रणाली का आरंभ हुआ। कब? 1994 में। 1998 में इनकी संख्या 17 थी, 2004 में 7 समितियां गठित की गई, तो वर्तमान में इनकी संख्या 24 है। 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, जबकि 8 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। विभागीय समितियां निम्न कार्य करती हैं, तो ये अपने अपने विभाग से संबंधित बजट के अनुमानों की जांच करती हैं। इनका मुख्य कार्य बजट में किसी विभाग द्वारा पेश अनुदान मांगों पर विचार का रिपोर्ट देना होता है। अपने अपने विभागों से संबंधित विधेयकों के गुण व अवगुण पर चर्चा करती हैं। अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों पर चर्चा करती हैं। इन वित्तीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा कोई भी मंत्री इन समितियों का सदस्य नहीं होता। संसद का एक सांसद एक से अधिक समितियों का भी सदस्य हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थायी समितियां, तो विशेषाधिकार समिति होती है, एक प्रिविलेज कमेटी होती है। यह सदन व उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करती है तथा विशेषाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। सरकारी आश्वासन समिति, यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों वचनों की जांच करती है तथा देखती है कि आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया गया। कोई भी सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करके समिति से त्यागपत्र दे सकता है। यह पद स्वतः प्रभावी होता है और इसके अध्यक्ष सभापति द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति समिति की सदस्य संख्या का लगभग 1/3 होती है। समिति की बैठक में सभी प्रश्नों के संबंध में निर्णय उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है। तो महत्वपूर्ण विधिक शब्दावलियों को देखते हैं। सबसे पहले है कंगारू समाप्ति या कंगारू कट। तो हम पढ़ रहे थे वित्त विधेयक, तो हमने देखा था कि जब बहुत सारी मांगे हो जाती हैं तो उनको जब एक साथ रख के उनको टाइम की कंस्ट्रेंट के कारण एक साथ उनको पारित कर दिया जाता है, तो इसे कंगारू कट कहा जाता है। किसी विधेयक पर बारीकी से जांच ना करके केवल मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करके वोटिंग करवाने की प्रक्रिया कंगारू समाप्ति कहलाती है। इसे कंगारू कटौती प्रस्ताव कहते हैं, अर्थात विधेयक से केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस व मतदान होता है, शेष खंडों को बिना चर्चा के ही पारित मान लिया जाता है। ये गिलोटिन की बात हम लोगों ने अभी जो की है, पहले एक गिलोटिन की बात आती कि जब किसी विधेयक प्रस्ताव या संकल्प पर चर्चा के बिना ही मतदान हो जाए तो उसे गिलोटिन कहा जाता है। तो गिलोटिन का संबंध मुख्यतः अनुदान मांगों से है। अनुदान मांगों को एक निश्चित समय पर चर्चा कर पारित करना होता है, किंतु अंतिम दिन कुछ मांगे बिना चर्चा के ही रद्द हो जाती हैं, तो उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। अर्थात जब अधिकांश मांगे बिना चर्चा के पास हो जाती हैं तो इसे गिलोटिन कहा जाता है। शुरू में हमने चर्चा की थी, गिलोटिन के बारे में चर्चा की थी। कंगारू कट में क्या होता है कि जैसे कंगारू क्या करता है ना, खुदा के चलता है, ऐसे ही इसमें जो संसद है वो मुख्य विषय पर चर्चा करेगी और फिर जो बाकी और मुद्दे हैं उनको छोड़ देगी, जो गौण मुद्दे होंगे उन पर छोड़ देगी। गिलोटिन में जब बहुत सारी मांगे बची रहती हैं और समय का कंस्ट्रेंट रहता है तो आपको इकट्ठा सारी मांगों को रख के पेश कर दिया जाता है, इसे गिलोटिन कहा जाता है। कास्टिंग वोट, तो संसद के सदनों में पीठासीन केवल तभी वोटिंग करता है जब सदन में किसी मुद्दे पर पक्ष व विपक्ष के वोटों की संख्या बराबर हो जाए, यही कास्टिंग वोट या निर्णायक वोट कहलाता है। तो मान लो कि 500 संसद संख्या है ना, 500 + 1 यानी एक स्पीकर है और 500 सदस्य संख्या है, ठीक है। अब 250 पे आके बात रुक गई, 250 पक्ष में है, 250 विपक्ष में,
तो अब एक व्यक्ति कोई कास्टिंग वोट डालेगा, निर्णायक मत डालेगा, तो 251 हो जाएगा और पक्ष वाले जीत जाएंगे। तो ये होता है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। चलिए आगे और देखते हैं। तो हंग पार्लियामेंट क्या होती है, त्रिशंकु संसद क्या होती है? जब आम चुनाव के बाद किसी भी दल को सरकार बनाने की स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो इसे त्रिशंकु संसद कहा जाता है। फिर पंगु सत्र यानी लेम डक सेशन, तो यह नई संसद के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। नई लोकसभा गठन के पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं लेम डक यानी लंगड़ी बतख कहलाते हैं। लंगड़ी बतखों का सम्मेलन, तो जब किसी विधान मंडल का निर्वाचन हो चुका हो तथा परिणाम भी घोषित हो चुका हो किंतु उसका विधिवत गठन नहीं हुआ हो, तो इसी बीच पूर्ववर्ती विधानमंडल का कोई सत्र या अधिवेशन आयोजित होता है तो उसे लंगड़ी बतखों का सम्मेलन या पंगु सत्र या लैम डक सेशन कहा जाता है। भारत में लोकसभा का लैम डक सेशन, भारत में पहली और दूसरी लोकसभा के लैम डक सेशन हो चुके हैं, अर्थात अब तक 2 बार लोकसभा में लैम डक सेशन सम्मेलन हो चुका है, 1957 में और 62 में, जब लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। उसका परिणाम घोषित हो चुका था किंतु तब तक नई लोकसभा का विधिवत गठन नहीं हुआ था। तब पूर्ववर्ती लोकसभा का एक सत्र और हुआ, अतः नई लोकसभा के निर्वाचन के बावजूद पुरानी लोकसभा के ये सत्र होने के कारण इन दोनों सत्रों को लोकसभा के लैम डक सेशन कहा जाता है। इन दोनों लैम डक सेशन का उद्देश्य यह था कि लेखानुदान पारित कर दिया जाए जिससे कि सरकार नई लोकसभा गठन होने तक अपना काम चला सके। ज्ञात रहे कि तीसरी लोकसभा और इसके बाद की अभी तक की सभी लोकसभाओं का कोई लंगड़ी बतखों का सम्मेलन नहीं हुआ। फ्लोर क्रॉसिंग यानी पक्ष त्याग, दल बदल करना या अपनी पार्टी के विपरीत दूसरी पार्टी के हित में गतिविधियां करना, ये या उसकी सदस्यता लेना फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। डेडलॉक, तो जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों को समान अधिकार हो, दोनों के मध्य सहमति न हो तो इसे डेडलॉक कहा जाता है। व्हिप क्या होता है? तो दोनों सदनों में प्रत्येक राजनीतिक दल का वह पदाधिकारी जो सदन की कार्यवाहियों के संदर्भ में अपने दल के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करता है, व्हिप कहलाता है। फिर ये शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल, तो ब्रिटिश संसदीय परंपरा में विपक्षी दल का प्रतिच्छारत या भविष्य का वैकल्पिक मंत्रिमंडल होता है, ये छाया यानी शैडो कैबिनेट होती है। गणपूर्ति यानी कोरम, सदन की बैठक में सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति संख्या जिसके बगैर बैठक नहीं हो सकती। गणपूर्ति न होने पर पीठासीन सदन को निलंबित कर सकता है या अन्य व्यवधान पर स्थगन हो सकता है, यानी 1/10 अगर सदस्य नहीं है, भारत में तो 1/10 है, तो सदन को स्थगित किया जा सकता है। गैरीमैंडरिंग क्या है? तो अमेरिका में प्रचलित व्यवस्था जिसके अंतर्गत सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन इस प्रकार करता है कि उसे चुनावी लाभ प्राप्त हो, ये गैरीमैंडरिंग कहलाती है। अल्पमत सरकार, तो ऐसी सरकार जिसके पास पर्याप्त बहुमत न हो, अल्पमत सरकार कहलाती है। अंतरिम सरकार, तो संकरणकालीन सरकार, ये 15 अगस्त 1947 से अप्रैल 1952 के बीच की सरकार थी। कार्यवाहक सरकार, तो विश्वास मत प्राप्त न करने की स्थिति में चुनाव होने तक या वैकल्पिक सरकार बनने तक से पूर्व की सरकार कार्यवाहक सरकार कहलाती है। यह सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। विश्राम काल या स्थगन, दोनों सत्रों के बीच की अवधि सत्रावकाश या विश्राम काल कहलाता है। एक ही सत्र की 2 बैठकों के बीच की अवधि एडजॉर्नमेंट कहलाती है, लेकिन 2 सत्रों के बीच की जो अवधि होती है उसे विश्राम काल कहा जाता है। फिर ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग और ज्वाइंट सिटिंग, एक साथ समावेत, असेंबल टुगेदर, संयुक्त सत्र, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक, ये क्या है? एक साथ समवेत यानी असेंबल टुगेदर। संविधान में संयुक्त सत्र का कोई जिक्र नहीं है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त मीटिंग, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 66 में यह उल्लेख था कि संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट मीटिंग में उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। 11वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा यह प्रावधान हटा लिया गया। संविधान में शब्दावली नहीं है ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग की। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का संयुक्त सिटिंग होती है ना, संयुक्त सिटिंग होती, ज्वाइंट सेशन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग है। फिर अनुच्छेद 87(1) में एक साथ समवेत यानी असेंबल टुगेदर का प्रावधान, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समावेत यानी संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। सांसद निधि एमपी लैड क्या होता है? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एमपी लैड 1992-93 में इसकी स्थापना की गई। इस निधि के तहत कोई भी सांसद
एक वर्ष में 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवा सकता है। यह राशि जिलाधीश के माध्यम से खर्च की जाती है। लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यसभा सदस्य अपने राज्य में, मनोनीत सदस्य पूरे भारत में ये राशि खर्च कर सकते हैं। भारत सरकार का सांख्यिकी या क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित मामले देखता है। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसे समाप्त करने का सुझाव दिया था। अब टाइप्स ऑफ मेजोरिटी देख लेते हैं, बहुमत के प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी को देखते हैं। तो इसमें उपस्थित और मत देने में काइंड ऑफ उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक, यानी कि 272 प्लस हो जाए, यानी अगर 500 है तो 250 प्लस हो जाए, ये बात। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। उपस्थित है मान लो 450। मतदान में भाग कितनों ने लिया? 400। अच्छा, आप कहेंगे कि उपस्थित तो 450 से मतदान में भाग 400 ही क्यों ले रहे हैं? तो हो सकता है कोई इमरजेंसी मीटिंग में बाहर चला गया हो ना, कोई भी प्राइवेट रीजन से बाहर कोई चला गया, मतदान के समय 400 ही लोग थे, तो उनका 1/2 + 1 यानी कि 201 होना चाहिए कुल मिला के। इसे फंक्शनल या वर्किंग मेजोरिटी कहा जाता है। भारतीय संसद के अधिकांश कार्य साधारण बहुमत से होते हैं, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक पारित करना, बजट पारित करना, कटौती प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव इत्यादि। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन वाले बिल, विश्वास व अविश्वास प्रस्ताव में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में बहुमत। फिर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 360 का अनुमोदन, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में। अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन वाले जो बिल राज्य विधानमंडलों में भेजे गए हों तो राज्य विधानमंडल सामान्य बहुमत से उसको पारित कर सकता है। लोकसभा द्वारा विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत ये सब सामान्य बहुमत के साथ किए जाते हैं, यानी कि 1/2 + 1। इफेक्टिव मेजोरिटी सदन की कुल संख्या रिक्तियां + 1। इसमें क्या है? सदन की कुल संख्या माइनस रिक्तियां + 1। सदन की वास्तविक सदस्य संख्या बटे 2 + 1। इस तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या का बहुमत भी कहा जाता है। इस तत्कालिक समस्त सदस्य संख्या का बहुमत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543 है ना। रिक्तियां संसद की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता की वजह से 13 रिक्तियां खाली हैं। बची कितनी? 530। तो सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 543। उसमें से हमको माइनस कितना करना है? रिक्तियां करनी है। रिक्तियां कितनी है? 13। फिर इसमें से +1 करना है और इसका बटे 2 करना है, तो 530/2 + 1 यानी कि 2 1 2 नहीं 4 छक्का 12 यानी 165 + 1 यानी 266 ये इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगा। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी यानी 67/8 के तहत इसका उपयोग होता है। फिर लोकसभा द्वारा स्पीकर को हटाने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो पूर्ण या अत्यधिक यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543 बटे 2 + 1 यानी कि 272। ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उपयोग आम चुनाव के बाद सरकार निर्माण के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी तो इसके 4 प्रकार होते हैं। एक प्रकार जो कि अनुच्छेद 249 व 312 में दिया गया है, जिस प्रकार की मेजोरिटी का उपयोग होता है। अनुच्छेद 368 ये विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 विशेष बहुमत प्रसाद्य राज्य और अनुच्छेद 61 के 4 प्रकार हैं। इसमें देखते हैं। सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वाले, सदन में उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। उदाहरण के लिए राज्यसभा कुल सदस्य कितने हैं? 245। उपस्थित कितने हैं? 100
और मतदान करने वाले हैं 100, तो इसका 2/3, तो 2/3 कितना होगा, 2 × 3 यानी कि लगभग 66 या 67 लोग जब इसमें पक्ष में वोट करेंगे तो होगा ये 2/3, अन्य उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3। तो अनुच्छेद 249 यानी कि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और अनुच्छेद 312 में राज्यसभा द्वारा किसी सेवा को राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का संकल्प पारित करना हो तो ये 2/3 बहुमत लगता है, यानी उपस्थित प्लस वोटिंग प्लस। दूसरा प्रकार है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो इसमें लोकसभा जैसे देख लेते हैं, तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी 272, ये सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, ठीक है। उपस्थित व मतदान का 2/3, फॉर एग्जाम्पल उपस्थित कितने हैं 510, मतदान कितनों ने किया 500, तो उनका 2/3 यानी लगभग 333। तो इस 333 में कुल सदस्य संख्या का बहुमत 272 भी है। तो इस 333 में कुल सदस्य संख्या का बहुमत 272 भी है। प्रावधान इसका क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन में राज्यसभा या राज्य विधानसभा द्वारा राज्य परिषद के निर्माण व उत्पादन में 1969 में इसका उपयोग किया जाता है। बावन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की संसद द्वारा पुष्टि में सीएजी को हटाना हो तो 148 के तहत इसका उपयोग किया जाएगा, आर्टिकल 148 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु अनुच्छेद 224(5), अनुच्छेद के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद 217(1) में भी इसका प्रयोग होता है। फिर अनुच्छेद 368 में वर्णित दूसरे प्रकार का संशोधन, इसकी 3 शर्तें हैं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान का 2/3, आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन है, रेटिफाइड बाई हाफ ऑफ द स्टेट, अर्थात साधारण बहुमत से रेटिफाइड करेंगे जो विधानमंडल हो। तो इसके दौरान कौन कौन से हैं, तो अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कोई छेड़छाड़ करनी है आर्टिकल 54 के तहत, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो प्रणाली है रीति है आर्टिकल 55 के तहत, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में विषय परिवर्तन करना है, संघ व राज्यों के मध्य विधायी संबंध यानी भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55, संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक व राज्यों के उच्च न्यायालय भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में अगर कोई परिवर्तन करना है तो इस प्रकार की मेजोरिटी लगेगी। फिर अनुच्छेद 279 है, जहाँ पर जस्टिस काउंसिल का निर्माण किया गया है, इसी के तहत किया गया है, इसी प्रकार के बहुमत के तहत किया गया है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व स्वयं 368 में अगर प्रतिनिधित्व परिवर्तन करना है तब भी इसी प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 अर्थात 543 का 2/3 362, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए होता है यानी 362। न्यायाधीशों को हटाना हो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, 272 प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। फिर राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, राज्यसभा तत्कालिक सदस्य संख्या का बहुमत तथा लोकसभा की सहमति, अनुच्छेद 249 व अनुच्छेद 312 के तहत अगर प्रस्ताव आया है तो राज्यसभा के उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त जो बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उपस्थित एवं मतदान करने वालों का बहुमत चाहिए होता है। अब राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व, इसको देख लेते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48, आंध्र प्रदेश से 25, तेलंगाना से 17, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39,
मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, उड़ीसा से 21, केरल से 20, असम से 14, झारखंड से 14, पंजाब से 13, छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, जम्मू कश्मीर से 5, फिर उत्तराखंड से 5, हिमाचल प्रदेश से 4, त्रिपुरा से 2, मणिपुर से 2, मेघालय से 2, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 2, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, दिल्ली तो नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम इससे 1-1, दिल्ली से 7, पांडिचेरी व चंडीगढ़ से 1-1, दादर व नगर हवेली एवं दमन दीव से 2, अंडमान निकोबार से 1, लक्षद्वीप से 1, लद्दाख से 1, टोटल 543 सीटें हैं। तो इसको वैसे याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी सीटें भी पूछ ली जाती हैं। इवन राज्यसभा की सीटें भी याद रखिएगा, ये होमवर्क है आपका, राज्यसभा की सीट दिया ही भी हुआ है, पढ़ ही लेते हैं लगातार। राज्यसभा राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, साथ साथ इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, आंध्र प्रदेश से 11, तेलंगाना से 7, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 16, कर्नाटक से 12, तो बिहार और पश्चिम बंगाल से 16-16 है, कर्नाटक से 12 है, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, तो मध्य प्रदेश और गुजरात से 11 है, उड़ीसा और राजस्थान से 10-10 है, केरल से 9, पंजाब व असम से 7-7 है, झारखंड से 6 है, छत्तीसगढ़ हरियाणा से 5-5 है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से 4, हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 3, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 3-3 है, जम्मू कश्मीर से 4 है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इनसे 1-1 है। उसके साथ ही साथ रुक जाइए, अभी और भी हैं, तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गोवा, मिजोरम इनसे सभी से 1-1 सीटें हैं। फिर दिल्ली से 3 है, पांडिचेरी से भी 1 है, टोटल 235 सीटें हैं। इसमें कुछ रह गया था, तो लोकसभा, पहली लोकसभा ये 1952-57 के बीच चली थी और इसमें जो अध्यक्ष थे गणेश वसुदेव मावलंकर थे और उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर थे। दूसरी लोकसभा में जो 57 से 1957 से 62 के बीच में चली, इसके अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर थे। तीसरी लोकसभा के जो कि 62 से 67 के बीच में चली थी, हुकुम सिंह अध्यक्ष थे। चौथी लोकसभा में जो कि 1967 से 70 के बीच में चली, नीलम संजीव रेड्डी ये अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? गुरदयाल सिंह ढिल्लों। फिर पांचवी लोकसभा 1971 से 77 के बीच में रही, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और बलराम भगत। छठी लोकसभा 77 से 79, नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े फिर बने थे। सातवीं लोकसभा में जो 1980 से 84 के बीच में रही, बलराम जाखड़। फिर आठवीं लोकसभा में भी 1985 से 1989 के बीच बलराम जाखड़। नौवीं लोकसभा जो कि 1989 से 91 के बीच रही, रवि राय। फिर 10वीं लोकसभा जो कि 9 जुलाई 1991 से 1996 तक रही, शिवराज विश्वनाथ पाटिल। फिर 11वीं लोकसभा 96 से 97 के बीच में रही, पी ए संगमा। 12वीं लोकसभा 1998 से 1999, GMC बाल योगी। फिर 13वीं लोकसभा ये 1999 से 2004 के बीच में रही, तो इसमें GMC बाल योगी और मनोहर गजानन जोशी रहे अलग अलग समय में। फिर 14वीं लोकसभा में 2014 से 9 के बीच में रही, सोमनाथ चटर्जी थे। 15वीं लोकसभा में 2009 से 14 के बीच में श्रीमती मीरा कुमारी थी। 16वीं लोकसभा में 2014 से 19 के बीच में श्रीमती सुमित्रा महाजन और 17वीं लोकसभा में 19 से अभी तक ओम बिरला है। तो ये तो शुरू में हमने उपाध्यक्ष बोल दिया था, तो ये उपाध्यक्ष नहीं है दोस्तों, अध्यक्ष का नाम है। बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल गणेश वसुदेव मावलंकर ने अगर छोड़ दिया या इनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह पर कौन बना? एम अनंत शयनम अंगर। फिर एम अनंत शयनम अंगर आगे भी रहे आए। फिर नीलम संजीव रेड्डी ने जैसे राष्ट्रपति के चुनाव पद के लिए इन्होंने उम्मीदवारी की थी, तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ गया था, तो गुरदयाल सिंह ढिल्लों आ गए थे। फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लों के बाद बलराम जगत बने। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बने, तो के एस
हेंगड़े आ गए। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था है। उपाध्यक्ष का नाम नहीं है, अध्यक्ष ही अध्यक्ष हैं इसमें। 5 साल में 2 अध्यक्ष हो ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 5 साल में अगर 5 प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो 2 अध्यक्ष होना कौन सी बड़ी बात है। चलिए अब लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी जो नई संसद बनी है, नया संसद भवन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह पुनर्निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1272 सीटें कर दी गई हैं। आर्किटेक्ट यानी वास्तुविद इसके हैं बिमल हसमुख पटेल द्वारा डिजाइन किए गए त्रिभुजाकार नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। लोकसभा का कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। इसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार की गई है। पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल में अधिकतम 436 व्यक्ति बैठ सकते थे। हालांकि संयुक्त बैठक के समय गलियारों में कम से कम 200 तदर्थ या अस्थायी सीटें जोड़ी जाती थी। लोकसभा कक्ष में 552 के बजाय 888 सीटें होंगी। संसद भवन की कुल क्षमता बढ़ाकर 1272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों से सजाया गया है। राष्ट्रीय पुष्प कमल पर थीम पर आधारित है ये। राज्यसभा कक्ष की जो क्षमता है 250 की क्षमता के विपरीत 384 सदस्यों की होगी। इस भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है जहां भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसमें सामग्री क्या क्या उपयोग की गई है तो धौलपुर के सरमथुरा के बलुआ पत्थर यूज किए गए हैं। जैसलमेर जिले के लाखा गांव से ग्रेनाइट लाई गई है। लखनऊ से लकड़ी लाई गई है। उत्तर प्रदेश के भदोही के मुनकनों ने भवन के लिए हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। गांधी प्रतिमा तो 1983 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई। महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची प्रतिमा को पुराने व नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और हथमेव जैसे सद पत्थरों पर अंकित है। गोल्डन राजदंड ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड यानी संगोल स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा गया है। यह राजदंड प्रधानमंत्री को तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। संगोल का अर्थ हुआ भाव नीति पालन से है। यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। संगोल ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। फिर सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभ पशुओं को प्रदर्शित किया गया, जिसमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस आते हैं। सेंट्रल विस्टा वर्तमान नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट आदि राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। इस भवन के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हार्वर्ड बेकर को दिया गया था, जो यूरोपियन शास्त्रीयवाद के मजबूती से पालन किए जाते थे। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। 3 प्रमुख द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार व कर्म द्वार इसमें बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से एक बड़ा चैप्टर हमारी जो संसद है उसका समाप्त होता है, पार्लियामेंट का। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। और आप इसमें सहयोग के रूप में मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की, और साथ ही साथ थैंक बटन के माध्यम से आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चैनल के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।